डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द ओल्ड स्कूल एकेडमी शिमला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है, ये जो मैंने एकेडमी मेरा ओपन करने का जो एक मेन मोटिव है, आई हैव डिजाइंड दिस एकेडमी फॉर दो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली who are sincerely dedicated towards the Himachal Pradesh Administrative Services exam. And I guess that you all who are into this preparation have gone through with the syllabus, and syllabus is pretty much vast. तो हमें सिलेबस को किस तरह से थॉरली फैक्चुअली और कंसेप्चुअली समझना है, वो हम इन लेक्चर्स के माध्यम से कोशिश करेंगे कि समझ जाएं। इन माई ओन पर्सपेक्टिव एंड इन माई कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, आई हैव नोटिस्ड दैट इफ यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, if you have a conceptual profundity, and if you have a perseverance, मुझे लगता है कि अगर आपके पास वो समझ है जो आप एग्ज़ाम में विदाउट हैविंग स्ट्रेस्ड चीज़ें कर सकते हैं, तो उसकी जो शुरुआत है वो एक फाउंडेशन से होती है, वो बेसिक कंसेप्ट से होती है। आपकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएँ। हम उसी फाउंडेशन, उसी कंसेप्ट्स, उसी बेसिक्स पर बात करेंगे। हम इसके साथ-साथ पीवाईक्यूज़ को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर उसको कोरिलेट करते हुए हम स्टडी करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। I have designed this course specifically for those sincere students who find some kind of obstacle during this preparation. कई लोगों को नहीं पता है कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ करनी है, क्या बुक लिस्ट रखनी है, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखने हैं, किस तरह से कन्फाइंड रहना है चीज़ों को लेकर, और वो बस मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो ये हो सकता है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो थोड़ा लेट हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बेरोज़गार रह जाएँ। इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन एंड द वे ऑफ योर प्रिपरेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, इट इज़ फार बेटर इट इज़ फार बेटर बीइंग अ अनसैटिस्फाइड पर्सन देन अ सैटिस्फाइड पिग। जो एक असंतुष्ट व्यक्ति है, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है एक संतुष्ट सूअर से। अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर आप सीखने की जर्नी में हैं, अगर आप नया कुछ सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर आप ह्यूमनिज़्म में रहकर चीज़ों को सीख रहे हैं विदाउट बीइंग एरोगेंट, तो मुझे लगता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड ये जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हम सिविल सर्विसेज के अंडर पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट सभी को पढ़ने चाहिए, वेदर दे आर एस्पिरेंट्स और नॉट। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये एक समझ डेवलप करते हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, ये हम जो आईक्यू हम यूज़ करते हैं, ये उसमें हमारी उसको डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं, और आप प्रैक्टिकली और इमोशनली उसके बीच का एक डिफरेंस समझ पाते हैं। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, फिलॉसफी है, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी पर काम करते हैं, अगर आप ईमानदारी से इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। इफ़ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटी, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत कंसेप्चुअली और फैक्चुअली पढ़नी होगी, बट इफ़ यू आर नॉट, इवन देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द पॉलिटी। आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, कोई भी आपका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, आप स्टेट से, गवर्नमेंट से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या राइट्स देता है, ये सब फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, मालूम होने चाहिए, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो पढ़ाई जो आपकी जीवन शैली में आपको सोचने पर, विचार करने पर विवश कर दे, वो पढ़ाई काम की पढ़ाई है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। इट इज़ अबाउट कि क्या आप डेली सीखने की उस प्रवृत्ति में हैं? क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या आपने जो सीखा है उससे 4 लोगों का भला हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशन सिस्टम है जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती।
ये एक बेसिक एजुकेशन होती है जो आपके बिहेवियर में दिखती है। एथिक्स पढ़कर आपको ये पता चलता है कि इंसानों को इंसानों की तरह कैसे ट्रीट करना है। आपको ह्यूमनिज़्म का पता चलता है, ह्यूमैनिटी का पता चलता है। फिलॉसफी पढ़ के आपको ये पता चलता है कि आप चेतना के स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे किस किस श्रेणी में जाकर आप किस तरह की सोच रख पाते हैं। आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो फिलॉसफी पढ़ने का सबसे अच्छा मज़ा ये है, एक बहुत ही अच्छी किताब है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, सोफ़ीज़ वर्ल्ड। उससे उसे आप ज़रूर पढ़ें, उससे आपकी जो वो एक बेसिक बुक है फिलॉसफी पढ़ने के लिए, उससे आपकी जो उसका जो आपका जो माइंडसेट है, वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएगा। तो जो शुरुआत मैं एक्चुअल में करना चाह रहा हूँ इस जीएस कोर्स की, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि एचपी जीके से हम शुरुआत करने वाले हैं और जो फर्स्ट जो मैंने सब्जेक्ट लिया है एचपी जीके के अंडर वो हिस्ट्री है। इसके बाद हम ज्योग्राफी एंड कल्चर पर आएँगे, फिर पॉलिटी ऑफ एचपी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ एचपी पढ़ेंगे जिसमें हम बजट एंड सर्वे भी अच्छे से करेंगे और करंट अफेयर ऑफ एचपी स्पेसिफिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एचपी में इससे बाहर आपसे कोई भी कुछ एग्ज़ामिनर पूछ सकते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है एचपी से इफ़ यू आर इन द सिविल सर्विसेज़ ऑफ एचपी टू बी वेरी स्पेसिफिक। और जो मैं ये एचएएस कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये कोर्स करवाने का मेरा मेन मोटो ये है कि इसमें हम बहुत ही डीपली और कंसेप्चुअली और फैक्चुअली चीज़ों को समझने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद आप जो पटवारी है, पुलिस है, टीजीटी है, पीजीटी है, नायब तहसीलदार है, अलाइड है, ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैं सीसैट भी करवाने वाला हूँ, जिसमें मैथ्स, रीज़निंग और इंग्लिश रहने वाली है। तो ऑल ओवर कवरेज करने की हम कोशिश करेंगे और जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो एचपी हिस्ट्री है, उससे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। दिस वुड बी द फर्स्ट लेक्चर in this YouTube channel on our channel and हिस्ट्री ऑफ एचपी से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो पीवाईक्यूज है, जो एचएएस, एलाइड या एनटी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं एचपी हिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी साथ ही साथ करवाऊंगा और उससे रिलेटेड क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या आपसे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर कवर कर लें। साथ साथ साइमल्टेनियसली हम चीज़ें कवर करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ से मैं हिस्ट्री ऑफ एचपी की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत बेसिक्स और फंडामेंटल्स पर काम करेंगे क्योंकि फाउंडेशन, नींव जितनी स्ट्रांग होगी, आपके कंसेप्ट्स उतने अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे। और कंसेप्ट्स बिल्डअप करने का मतलब है कि आपका अपना एक ओपिनियन और एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा। आपके अंदर वो स्किल्स आ जाएगी कि आपने कैसे चीज़ों को इलेमिनेट करना है। अगर आपके फैक्ट्स, आपके अगर कंसेप्ट्स बहुत साउंड है तो आप चीज़ों को इंटरलिंक कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप लगा सकते हैं और आप एलिमिनेट कर सकते हैं एग्ज़ाम में चीज़ों को, अगर काफ़ी हद तक आपके कंसेप्ट साउंड है। इसीलिए सबसे जो क्रूशियल चीज़ है वो है कंसेप्ट्स की, कंसेप्ट बिल्डअप करना एक थॉट प्रोसेस के साथ। तो हिस्ट्री ऑफ एचपी में जो मैं सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूँ, एस्पिरेंट्स दिस वुड बी द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट टू द एचपी हिस्ट्री। और ये मेंस में 20 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन होने की इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ। तो हिस्ट्री ऑफ एचपी में जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाई द हिस्ट्री ऑफ एचपी रिमेन्ड अनएक्सपोज्ड एंड अनअर्थड सिंस अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो एचपी की हिस्ट्री है वो इतनी अनएक्सपोज्ड या अनअर्थड क्यों रही है, इसके पीछे का हम कंसेप्ट समझेंगे और हम इस क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करेंगे कि आप अगर ये मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें एक अच्छा खासा कंटेंट लिख पाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो एचपी की हिस्ट्री है वो क्यों इतनी अनअर्थड और अनएक्सपोज्ड रही है। इसको हम थोड़ा क्रोनोलॉजिकली इसको हम
कंटेंट को लिखेंगे। सबसे पहले तो बात ये है कि जो एचपी स्टेट है, एचपी स्टेट वाज नॉट देयर बिफोर 1971। जो एचपी स्टेट बना है वो 25 जनवरी 1971 को ये एक स्टेटहुड बना है और 18th स्टेट बना है इंडिया के अंदर। और इससे पहले ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना 1948 में, फिर ये पार्ट सी स्टेट रहा, फिर ये यूनियन टेरिटरी बना, टेरिटोरियल काउंसिल यहाँ पे दी गई, उसके बाद जाके ये स्टेटहुड बना। इसका एक जो सबसे मेन रीज़न है वो तो है कि ये कभी एज सच स्टेट था ही नहीं। ये 1948 में एक स्टेट बना। अगर आपने सुना होगा दिवाकर दत्त शर्मा का नाम, तो उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश टर्म दी। उनकी जो दो इम्पोर्टेंट मैगजीन है जो कई बार प्रीलिम्स में पूछी जाती है, एक है विश्व भारती जो 1948 में आई, और एक है उनकी दिव्य ज्योति जो कि 1954 के आसपास आई, 1956 के आसपास आई। तो ये दो मैगजीन्स जो है वो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट मैगजीन है, और इसमें उन्होंने हिमाचल हिस्ट्री के बारे में कोट किया हुआ है। तो पहले तो ये कभी जो एक स्टेट था ही नहीं, पहले ये किंगडम्स में बटा हुआ था। पहले ये हिमालयन हिल स्टेट करके यहाँ पे इसका नाम दिया गया था नेशनल लीडर्स द्वारा, और एंशिएंट एरा से लेकर भी ये इसी तरह से था। जो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है या जम्मू कश्मीर है, ये जो एरियाज़ थे ये सारे कंसीडर किए जाते थे हिमालयन हिल स्टेट्स में, जो नॉर्थ इंडिया है। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ये इसमें कंसीडर किए जाते थे। तो ये कभी स्टेट था ही नहीं एज़ सच, और स्टेट तो ये 1971 के बाद बना। उसके बाद ही यहाँ पे शिमला म्यूज़ियम आया 1973-74 में। उससे पहले यहाँ पे कोई म्यूज़ियम एज़ सच नहीं था, अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट टू एचपी बात करें। और जो सबसे पहला म्यूज़ियम जो चंबा में बना, उस टाइम पे चंबा वाज़ नॉट द इंटीग्रेटेड पार्ट अंडर द हिमाचल प्रदेश। 1908 में भूरी सिंह म्यूज़ियम 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम है वो चंबा में बना, पर चंबा उस टाइम पे रियासत थी, चंबा हिमाचल का कोई पार्ट नहीं था। 1948 में जब जब हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है, तब चंबा, बंडी, सुकेत और सिरमौर ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में थे जब वो एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में ये भी समझे कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, यूनियन टेरिटरी क्या होता है, टेरिटोरियल काउंसिल क्या होता है, पार्ट सी स्टेट क्या होता है, टेरिटोरियल काउंसिल में कितने लोग थे, कौन सी रियासतों के लोग थे, वो सब इन डेप्थ में सब्सिक्वेंट लेक्चर में समझने वाले हैं। तो आप इतनी बात नोट रखिए कि 1948 में जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल प्रदेश बना, तो इसमें चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे। एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कन्फाइंड किया गया, तो फिर चंबा तो चंबा एज सच रहा, और मंडी और सुकेत को मर्ज करके मंडी बना। सिरमौर अलग से एक डिस्ट्रिक्ट रहा, और उसके बाद जो जो शिमला की जो रियासतें थी, 26 रियासतें थी, उसको और रामपुर बुशहर के 14 गाँव को मिलाकर महासू डिस्ट्रिक्ट बनी, जो चीनी तहसील के अंडर आई। तो ये 4 एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको ऐसे फॉर्म किया गया। जो दूसरा रीज़न इसमें रहा, वो रहा डिज़ास्टर्स, डिस्ट्रक्शंस। टाइम टाइम पे जो है वो हिमालयन हिल स्टेट्स में जो है वो डिज़ास्टर्स आते रहे, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते रहे। जैसे जो कांगड़ा का अर्थक्वेक है 1905 में जो कांगड़ा में आया था, उसको आप कोट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस बहुत सीवियरली हो गई थी, और बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत सारे जो आर्टिक्राफ्ट्स थे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। और उस वजह से भी जो रिमेन्ड जो वहाँ पर जो चीज़ें थी, जैसे वंशावलीज़ है, आर्टिक्राफ्ट्स है, या किसी तरह के मॉन्यूमेंट्स है, जिससे हम ये आइडिया ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि किस तरह से हिमाचल की हिस्ट्री रही होगी, वो सारे उसमें तबाह हो गए थे। तीसरे नंबर पे आता है कि जब एंशिएंट एरा था 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी एडी तक। मैं थोड़ा-सा बीसी और एडी में आपको क्लियर करवा दूँ। देखिए, जैसे आज हम 2026 में हैं, तो इससे पहले कभी 25 भी रहा होगा, 24, 23, 22 और कभी 0 भी रहा होगा, और इससे पहले भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो जो 0 है, यहाँ पे यीशु मसीह का जो बर्थ टाइम है वो 0 को माना जाता है, और 0 के बाद जो है उसे एडी कहा जाता है, इसे एनो डोमिनी कहा जाता है, और इसे बीसीई कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। और इसे एडी की जगह सीई भी कहा जाता है, कॉमन एरा। तो एक बेसिक सा डिफरेंस होता है जो बीसीई और एडी में होता है। ये हम नेशनल हिस्ट्री में ये सब कुछ समझेंगे जब हम नेशनल हिस्ट्री पर आएँगे।
तो जो तीसरी चीज़ रही, जो सबसे इम्पोर्टेंट रही, जो एंशिएंट टाइम में ये जो हिल स्टेट थे, ये किंगडम्स में बँटे हुए थे। इस तरह से ये किंगडम्स में बँटे हुए थे, कहीं औदंबर था, कहीं त्रिगर्त था, कहीं कुल्लू था, कहीं कुलिंद था। इस तरह के ये जो किंगडम्स में थे, ये बँटे हुए थे। त्रिगर्त से आप आइडिया लगा सकते हैं, जैसे आज का जो कांगड़ा है, उसे एंशिएंट टाइम में त्रिगर्त कहा जाता था। जो कुल्लुत है, तो कुल्लुत एज़ सच तो जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, वो ऑफ़िशियली 1963 में बना है, परंतु कुल्लुत से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कुल्लू का कोई आस-पास का एरिया रहा होगा। और जो कुलिंद है, वो आज के सिरमौर के साथ हम उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ये जो किंगडम हुआ करते थे एंशिएंट एरा में, इसमें छोटे-छोटे पेटी चीफ्स रहा करते थे, जैसे राणाज़ है, ठाकुर्स है, इस तरह के इसमें चीफ्स रहा करते थे और ये टेरिटरीज़ के लिए लड़ते थे आपस में। और जब वो वॉर्स होते थे, जब वो सीवियरली डिस्ट्रक्शंस होती थी, उस टाइम पे जो आर्टिक्राफ्ट्स है, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब तबाह हो जाते थे। तो ये भी एक रीज़न रहेगा कि जब छोटे-छोटे चीफ्स का जब आपसी यहाँ पे वॉर्स होते थे, तो उस टाइम पे उन्हीं वॉर्स के बीच जो डिस्ट्रक्शंस होती थी, उसमें आर्टिक्राफ्ट्स, मॉन्यूमेंट्स या ऐसी चीज़ें जो वंशावलीज़ है, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती थी। और ये भी थर्ड रीज़न रहा कि व्हाई द हिस्ट्री ऑफ एचपी रिमेन्ड अनएक्सपोज्ड और अनअर्थ्ड। तो ये जो 3 रीज़न है स्पेसिफिकली, ये 3 रीज़न आपने ज़रूर मेंस के एग्ज़ाम में कोट करना है और इनको आपने अच्छे से इलैबोरेट करना है। एंड डोंट फॉरगेट 1905 अर्थक्वेक इन कांगड़ा। तो ये हमने कवर किया मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई द हिस्ट्री ऑफ एचपी रिमेन्ड अनएक्सपोज्ड। अब एक क्वेश्चन है व्हिच इज़ अनदर क्रूशियल क्वेश्चन एज़ पर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और ये पहले भी मेंस में पूछा गया है, तो इसके आने की पॉसिबिलिटीज़ भी है। व्हाट आर द सोर्सेज़? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से हम हिस्ट्री ऑफ एचपी की शुरुआत करने वाले हैं। व्हाट आर द सोर्सेज़ टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ एचपी? एचपी की जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करने के हमारे पास क्या सोर्सेज़ हैं? इसको हम फॉर बेटर आर्टिकुलेशन वी विल हम इसका जो है टेबल बनाएँगे और एक है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज़ पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ और एक है लिटरेरी सोर्सेज़। लिटरेरी सोर्सेज़ से आप समझ गए होंगे लिटरेचर की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो अध्यापन है उसकी बात करेंगे। आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व है इसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से कैसे पता लग सकता है। अब जैसे आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, द स्टडी ऑफ कॉइन्स आर कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। प्रीवियस ईयर में ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है अलाइड में। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कॉइन से कैसे पता चल सकता है? मान लीजिए आज हम यहाँ पे शिमला में हैं और यहाँ पे गुजरात के किसी राजा का कॉइन मिलता है। इससे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि या तो जो गुजरात के राजा है उनका यहाँ पे वर्चस्व स्थापित रहा होगा, वो यहाँ पे राज करते होंगे, या फिर उनके साथ हमारा ट्रेड होता होगा और एक्सचेंज में वो कॉइन यहाँ पे मिले होंगे। ये अजम्पशंस हम इसमें कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कॉइन्स की, टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो देखिए कॉइन से कैसे पता चलता था। मान लीजिए कोई कॉइन है और इस पे ट्राइडेंट बना है, इस पे त्रिशूल बना है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते थे? इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि क्या पता वो लोग शिवाइट रहे होंगे, वो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते होंगे, क्योंकि जो ट्राइडेंट है, जो त्रिशूल है, वो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। अगर इसके ऊपर बुल बना है, कॉइन के ऊपर बुल बना है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद नंदी बैल से वो रिलेटेड कहीं न कहीं उसको हम कर सकते हैं। या फिर क्या होता था कि जो कॉइन्स होते थे, कॉइन्स पे किसी राजा की ट्राइब या राजा का अपना नाम होता था। अब जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, तो शिवदासा औदंबरीसा इस तरह के भी कॉइन्स मिले हैं, वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में इसको बहुत डीपली करने वाले हैं। अब शिवदासा औदंबरीसा से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि जो शिवदासा है, वो राजा का नाम होगा और जो औदंबरीसा है, वो उनकी ट्राइब होगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो हम इंटरलिंक कर सकते हैं कॉइन्स के साथ। अब ये तो रहा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि कॉइन्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
देखिए, पहले तो यहाँ पर कोई ऐसा जैसा कोई म्यूज़ियम नहीं था। 1908 में एक चंबा में भूरी सिंह म्यूज़ियम खुला, पर उस टाइम पे जो चंबा था वो इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं था हिमाचल के अंदर। चंबा एक अलग से रियासत हुआ करती थी। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उस टाइम पे वहाँ पे। परंतु जब हिमाचल हुआ 25 जनवरी 1971 को, तो उस टाइम पे शिमला में एक म्यूज़ियम खुला, एचपी स्टेट म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम शिमला में खुला 1973-74 में। इफ स्पेसिफिक तो 26 जनवरी 1974 को ये ओपन हुआ। इसके जो क्यूरेटर थे वो थे वीसी ओहरे। और जो ये शिमला का जो ये म्यूज़ियम है, ये पहले रेज़िडेंस हुआ करता था। अगर आपने गवर्नर जनरल का नाम सुना होगा विलियम बेंटिक, तो उनके जो उस टाइम पे मिलिट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे बेयर्सफोर्ड, तो ये उनका रेज़िडेंस हुआ करता था। इफ टू बी वेरी मोर स्पेसिफिक तो जो 7 हिल्स है शिमला के अंदर, जैसे इंटरवम हिल है, जाखू हिल है, समर हिल है, इस तरह की जो हिल्स है, उसमें इंटरवम हिल्स के पास स्पेसिफिकली ये म्यूज़ियम खुला था। और अभी भी ये हिमाचल प्रदेश का इकलौता जो शिमला में स्टेट म्यूज़ियम है। बाकी 1990 में भी ये म्यूज़ियम धर्मशाला और कांगड़ा के अंदर खुला है। तो जो वीसी ओरी जो इसके क्यूरेटर थे वो बहुत एंथुसियास्टिक थे कॉइन्स की स्टडी करने के लिए। तो इसके अंडर जितने भी इसके आस-पास जो अभी हम कॉइन्स की बातें करने वाले हैं, वो इसमें वो कॉइन्स रखे गए हैं। जैसे कि जो 12 कॉइन्स हैं, ये प्रीलिम्स फैक्ट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहें देन यू कैन नोट इट डाउन। जो 12 कॉइन्स हैं, वो मिले हैं अर्की सोलन में। जो 21 कॉइन्स हैं, वो मिले हैं टप्पा मेवा विलेज, हमीरपुर। और इसमें मोस्ट क्रूशियल जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ये इंडो ग्रीक किंग अपोलोडोटस, ये उनके कॉइन्स मिले हैं। अपोलोडोटस के कॉइन्स मिले हैं। और ये इंडो ग्रीक किंग क्या है, सेकंड सेंचुरी एडी से लेकर सेकंड सेंचुरी बीसी के बीच जो है। अगर मैं आपको थोड़ा इंडिया का नक्शा बताऊं तो अगर मैं ये थोड़ा रफ स्केच मैंने इंडिया का बनाया है, तो बाहर ये यहाँ पे हम हिमाचल को कोट कर सकते हैं। तो बाहर से विदेशी ताकतें टाइम टू टाइम आई है सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर सेकंड सेंचुरी एडी के बीच। तो इसमें जो सबसे पहले आए वो आए इंडो ग्रीक्स, उसके बाद आए पार्थियन, उसके बाद आए शाकाज, इंडो ग्रीक के बाद सॉरी साथियन आए जिसको हम शाकाज भी बोल सकते हैं, फिर पार्थियन आए, फिर कुषाण आए, फिर आपके इंडो ससानियंस आए। आपने खारवेल का नाम सुना होगा, कुशन का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। और अगर आपने इंडो ससानियन का नाम सुना होगा तो ये बेसिकली ईरानियन थे। जब ये भारत आए थे तो सिंधु नदी के रास्ते आए थे। और तब इन्होंने टर्म दी थी हिंदू, क्योंकि ये सौ को हॉ प्रोनाउंसिएट करते थे। खैर ये सब पार्ट है नेशनल हिस्ट्री का, इसको हम अभी एचपी के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे। जो हम नेशनल हिस्ट्री पर अगर कभी मैं रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर्स तो उसमें डिटेल में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जो ये फॉरेन इन्वेडर्स हुआ होते थे, उसमें इंडो ग्रीक किंग भी थे जो अपोलोडोटस थे। तो उनके 21 कॉइन्स टप्पा मेवा विलेज हमीरपुर में पाए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनका या तो यहाँ पे वर्चस्व होता होगा, या उनके अधीन हमीरपुर होता होगा जो उस टाइम पे कहलूर होता था, टू बी वेरी स्पेसिफिक, या फिर उनका ट्रेड यहाँ पर इनके साथ होता होगा। 31 जो कॉइन मिले हैं वो मिले हैं ज्वालामुखी टेम्पल कांगड़ा, ज्वालामुखी कांगड़ा में। नॉट स्पेसिफिक इन टेम्पल बट टेम्पल के आसपास 31 कॉइन्स मिले हैं ज्वालामुखी कांगड़ा में। और जो 382 मिले हैं वो मिले हैं विपाक खड़पसिस के। ये एक राजा थे, इनके भी 382 कॉइन मिले हैं। और 40 कॉइन्स मिले हैं कनिष्क के। ये कालका शिमला रोड पे मिले हैं 40 कॉइन्स। और जो दो टू मोर कॉइन्स ये मिले हैं अपोलोडोटस जो इंडो ग्रीक किंग ही था,
ये मिले हैं लाचोरी एंड सरोल विलेजेस इन चंबा, इन चंबा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात कहना चाहूँगा, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है, जो सबसे एंशिएंट कॉइन मिले हैं, जो सबसे एंशिएंट कॉइन्स मिले हैं एचपी के अंडर, वो मिले हैं कुल्लू में, और वो मिले हैं किंग विरयासा के, और वो मिले हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो हम प्रीलिम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। जो एचपी का स्टेट म्यूजियम खुला है वो 1973 1974 के आसपास खुला। धर्मशाला और कांगड़ा में भी म्यूजियम खुला, वो 1990 के आसपास खुला। जो 12 कॉइन्स है वो अर्कीसोलन में है, 21 कॉइन्स है वो टप्पा मेवा विलेज हमीरपुर में है। ये ध्यान रखना है कि जो 21 कॉइन्स है वो इंडो ग्रीक किंग अपोलोडोटस के हैं। 31 कॉइन्स जो है वो ज्वालामुखी कांगड़ा में मिले हैं। 382 कॉइन्स है वो वी आर कर्पडेसिस और 40 कनिष्क कालका रोड में मिले हैं। और जो 2 कॉइन है वो इंडो ग्रीक के लाचोरी और सरोल विलेजेस ऑफ चंबा। ये कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाता है, तो इसलिए यू हैव टू रिटेन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और एंशियंट कॉइन्स जो मिले हैं कुल्लू में वो किंग विरयासा के मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कॉइन्स में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन और बन सकता है। इससे आपकी जो प्रीलिम्स की जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है कॉइन से रिलेटेड वो सब क्लियर हो गए हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की। जो सेकंड है इंस्क्रिप्शंस। अब ये इंस्क्रिप्शंस है क्या? वैसे इंस्क्रिप्शंस दो तरह की होती है, एक है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, एक है स्टोन इंस्क्रिप्शंस। इसे जो है वो शिलालेख और अभिलेख भी कहते हैं। जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है उसे हम अभिलेख कहते हैं, और जो स्टोन है इंस्क्रिप्शंस है उसे हम कहते हैं शिलालेख। शिलालेख आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये शिला का मतलब पत्थर ही होता है, तो जो स्टोन पे लिखी जाती है वो शिलालेख। अब ये अब ये जो इंस्क्रिप्शंस है वो एक्चुअल में है क्या? और जैसे जो इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शंस बेसिकली एक तरह के जो एक स्क्रिप्ट होती है जो एंशिएंट टाइम में भी चलती थी। वो किसी पत्थर पर किसी ने स्क्रिप्ट बनाई है, या उस टाइम पे किस तरह की स्क्रिप्ट रहती थी, लैंग्वेज तो उस टाइम पे नहीं भी रहती थी पर स्क्रिप्ट्स रहती थी। या किस तरह की जो कॉपर प्लेट है वो कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मिली है, या जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है वो कहाँ पे मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं बात करूं स्टोन इंस्क्रिप्शंस की, तो ये मिली है पथियार और खनियारा। ये कांगड़ा में दो विलेजेस हैं। तो पथियार और खनियारा में जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिली है। और ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस होती थी इस पे अब मान लीजिए स्टोन इंस्क्रिप्शंस है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है, तो इस पे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना। वो किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, किस लैंग्वेज में लिखा जाता था, उसकी भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होगी। तो उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट्स मिली है, वो जो लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स मिली है वो ब्रह्मी, खरोष्टी, शारदा, टांकरी, इस तरह की जो, या घोटिया, इस तरह की जो स्क्रिप्ट्स है एंड ऑल, इस तरह की जो स्क्रिप्ट्स है वो डिसाइफर हुई है इन शिलालेख और अभिलेख पर से। और अब हम समझेंगे कि कहाँ पर कितनी स्क्रिप्ट्स मिली है और क्या इनमें इनका भी हम थोड़ा बहुत डिफरेंस समझेंगे। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट की खास बात ये है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और जो खरोष्टी है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। और जो शारदा स्क्रिप्ट है, टांकरी स्क्रिप्ट है, चंबा में जो 36 जो सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस चंबा में मिली है, वहाँ पे शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट पाई गई है। अब जो पथियार और खनियारा जो कांगड़ा के अंदर जो दो विलेजेस है वहाँ पे मिली है। और सुपुर एक जगह है हाटकोटी शिमला में। सुपुर एक जगह है हाटकोटी शिमला में। यहाँ पे जो है स्टोन इंस्क्रिप्शंस पाई गई है। एक केव है जो हाटकोटी में है, एक केव है, और केव के अंदर स्टोन इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं। स्टोन के ऊपर जिस तरह की शैली में स्क्रिप्ट में लिखा गया है, या वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, वो डिसाइफर का विषय है। और पथियार, सुपुर और सलानू, ये एरिया मंडी में है और यहाँ पर भी इंस्क्रिप्शंस पाई गई है।
तो अगर बात करें कांगड़ा में, तो कांगड़ा में पथियार और खनियारा में पाई गई है, शिमला में हाटकोटी सुपर में पाई गई है और सलानू मंडी में पाई गई है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है जो 36 इंस्क्रिप्शंस है, जो सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हैं, वो पाई गई है चंबा में, शारदाल एंड टांकरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। तो ये रही स्टोन इंस्क्रिप्शंस। अब अगर हम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस की बात करें, तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन निरमंड में पाई गई है। निरमंड कुल्लू में है, जैसा कि आपको पता है। तो ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है, वो निरमंड कुल्लू में पाई गई है। और अगर मैं टू बी वेरी अगर इसमें थोड़ा डीपली और समझाऊँ, तो ये 7th सेंचुरी एडी के आसपास पाई गई है। और इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है महासामंता महाराज समुद्र सेन। वैसे तो ये सारा नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, जैसे समुद्र सेन है, एक सेन डायनेस्टी होती थी जो उस टाइम पे लाहौल स्पीति में भी होती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो उस टाइम पे जो एक हायरार्की होती होगी, इस तरह से होती होगी, जो ये महाराजा होते होंगे, जैसे महाराजा समुद्र सेन है, उसके नीचे कोई होता होगा, उसके नीचे महासामंत ये रखते होंगे। तो इस तरह की जो हायरार्की है, वो उस टाइम पे चलती होगी। खैर, ये सब नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम एचपी के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे। परंतु आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो निर्मंड कॉपर प्लेट्स मिली है, जो कॉपर प्लेट्स मिली है, वो निर्मंड कुल्लू में मिली है 7th सेंचुरी में, जो महासमंता महाराज समुद्र सेन है। ये अगर हम नेशनल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में थोड़ा देखें, तो जो हर्षवर्धन का टाइम था, उसके टाइम में ये सारी जो मिली है, ये स्क्रिप्ट मिली है। तो इंस्क्रिप्शंस का भी हमने समझा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपको ध्यान रखनी है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने कर लिए। अब बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज पर। अब ये लिटरेरी सोर्सेज क्या है? लिटरेरी जो सोर्सेज है, वो जैसा आप समझ ही पा रहे हैं, लिटरेचर के बारे में है, जो अध्यापन है उसके बारे में है। इसमें जो हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे, वो है संस्कृत। संस्कृत लिटरेचर कैसे पता चलता है? सोर्सेज टू स्टडी ऑफ एचपी। संस्कृत के भी कुछ लिटरेचर होंगे जिससे हमें पता चला होगा। संस्कृत लिटरेचर है, पर्शियन लिटरेचर है, खालसा लिटरेचर है, ट्रेवल लॉग्स है, वंशावलीज है। इसको हम एक-एक करके जो है वो समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत लिटरेचर की। अब देखिए, संस्कृत में तो सबसे जो पुराने जो टेक्स्ट है, वो वेदास ही है। वेदास में भी ऋग्वेदा है, जो 15th सेंचुरी से लेकर 1000 सेंचुरी बीसी के बीच जो फ्लरिश ज़्यादा हुआ। लेटर वैदिक पीरियड भी उस दौरान आता है। तो उस टाइम ये जो कंपाइलेशंस है, ये सब कुछ ही चीज़ें हुई है। अब जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इसमें कितने हाइम्स है, कुंडल्स है और उपनिषद है। इस पर तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, ये तो फिर पूरा 1 आवर का लेक्चर इस पर बन जाएगा। परंतु अगर हम इसको हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जैसे आपने भगवान परशुराम का नाम सुना है। जैसे परशुराम जी हैं, तो वो संबंध रखते हैं कुल्लू से, खासकर निरमंड से। उसके बाद आपने व्यास का नाम सुना होगा, भगवान व्यास। तो ये संबंध रखते हैं, जैसे हमीरपुर में भी एक व्यास गुफा है। अब हम इसको थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अब इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हुई होगी ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर अगर आपने सुना होगा, तो माँ रेणुका का नाम सुना होगा। ये आज की डेट में अगर मैं बताऊँ, तो सिरमौर में है। जो माता रेणुका थी, वो परशुराम की वाइफ़ हैं। और अगर आपने जमदाग्नि के बारे में सुना होगा, ये सब सिरमौर से रिलेटेड है। तो जमदाग्नि जी जो है, वो परशुराम के पिताजी थे। तो इन टेक्स्ट में ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी आती है वेदास के अंदर। अब जब ये चीज़ें वेदास के अंदर आई है, ऋग्वेद में इनका कहीं न कहीं जब ज़िक्र है, तो अब आप इसको अगर अपने आस-पास देखें, तो ये हमारे हिमाचल से कोरिलेट करते हैं, जो उस टाइम पे हिमाचल नहीं था। परंतु हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे इंटरलिंक की चीज़ें हुई होगी, कैसे न कैसे घटित रही होगी। अब अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपने दस्यु किंग के बारे में सुना है, तो दस्यु किंग का राजा एक शांबर था, जिसका आर्यन किंग देवदास के साथ 40 वर्षों का युद्ध हुआ था। तो वो भी हिमालयन स्टेट में हुआ था। और उस टाइम पे जो लॉर्ड इंद्र थे, वो भी यहाँ पर थे, जिन्हें ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स कहा जाता है, पुरंदर कहा जाता है। तो वो भी उस वॉर से इंटरलिंक्ड है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हिमालयन हिल स्टेट में है, तो इससे हम वेदास से हम ये इंटरलिंक कर सकते हैं चीज़ों को, और ये हमारे सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज़ रहने वाले हैं। इसके बाद और क्या रहने वाला है? इसके बाद रहने वाले हैं कि कुछ ऐसे रिटन सोर्सेज़ हैं, अब जैसे सबसे जो पुराना ग्रामर है जो कंपाइल हुआ है इंडिया के अंदर, तो वो है पाणिनि का अष्टध्यायी। तो इस तरह के जो ग्रामर है वो पहले जो संस्कृत का सबसे पुराना ग्रामर है वो पाणिनि पाणिनि का है। कालिदासा की अगर हम बात करें तो उसमें भी हिमाचल का कहीं न कहीं ज़िक्र है, जो रघुवंशम इनकी एक टेक्स्ट है। उसके बाद हम बात करें विशाखादत्त की, तो मुद्ररक्षा, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और देवी चंद्रगुप्तम। फिर हम बात करें ब्रह्महीरा की, तो ब्रह्म संहिता। फिर हम बात करें कलहन की, तो कश्मीर क्रॉनिकल्स, जो कश्मीर की सबसे अभी तक की सबसे अच्छी जो हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली लिखी गई है वो कश्मीर की लिखी गई है, तो कलहन की कश्मीर क्रॉनिकल्स एंड राजतरंगिणी। तो ये सब जो टेक्स्ट है इसमें कहीं न कहीं हिमालयन हिल स्टेट का नाम दिया गया है। अब कुछ एपिक्स भी है, अगर मैं एपिक्स के माध्यम से आपको समझाऊँ तो कुछ एपिक्स है जैसे रामायण है, महाभारत है। तो जैसे आपको पता है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लंका गए, तो और वहाँ पे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तो जो भगवान हनुमान थे, उन्होंने जो जड़ी-बूटी ले गई, जिसे संजीवनी भी कहा गया, तो वो हिमालय से ले गई, और जाते वक़्त उन्होंने ऐसा जो है वो माना जाता है कि उन्होंने जो है वहाँ पे जाखुट में आराम किया, और वहाँ पे उसके बाद उनका जो मंदिर है वो भी बना, जो जाखू में हनुमान जी का मंदिर है। तो उससे हम एक तरह से उससे भी हम इंटरलिंक कर सकते हैं चीज़ों को। अगर महाभारत की बात करें, तो महाभारत में भी जो उनका एग्ज़ाइल हुआ, तो उनको जो एक अज्ञातवास भी दिया गया, तो उन्होंने जो अपना 13वाँ महीना था अज्ञातवास का, वो हिमाचल में आस-पास ही बिताया, जैसे चीनी है, कहीं केहलूर में है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं, सारे वेदास से, टेक्स्ट से, एपिक्स से, पूरा जो लिटरेरी सोर्सेज़ जो संस्कृत के अंदर आते हैं, वो चाहे राजतरंगिणी है, इससे पता लगा सकते हैं कि हिमालय में किस तरह से क्या चीज़ें जो टेक्स्ट लिखे हैं, उसमें यहाँ के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के रिचुअल्स के बारे में पता लग सकता है। तो ये हमारे जो लिटरेचर था, ये संस्कृत के अंडर, ये हमने इस पर बात की। थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद हम एक हमारे संस्कृत हो गए, एक है हमारे पर्शियन लिटरेचर। पर्शियन लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो जो पर्शियन जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा फ्लरिश हुई है दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे। दिल्ली सल्तनत का जैसा आपको पीरियड पता है, जो 1206 से जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, जैसे स्लेव डायनेस्टी है, आपकी खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोदी डायनेस्टी है। आपने इन सब डायनेस्टी के बारे में सुना होगा। जो लोदी डायनेस्टी के आखिरी राजा थे इब्राहिम लोदी, उनको बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हराया था, और उसके बाद मुगल्स का शासन जो है वो चला 1707 तक। वैसे टू बी वेरी स्पेसिफिक ऐसे चला एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर मैं बताऊँ, क्योंकि 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई। किंग्स वैसे उसके बाद भी रहे, बट दे वर काइंड ऑफ पपेट किंग्स, जैसे शाह आलम टू है, या फिर बहादुर शाह है, आलम शाह है, या फिर शाह जलंधर शाह है, अहमद शाह अब्दाली है, इस तरह के रहे। और जो सबसे लास्ट में मुगल में रहा वो 1757 की क्रांति में भी उन्होंने अपनी भागीदारी दी, और वो थे बहादुर शाह टू। 1857 में भी उन्होंने अपनी भागीदारी दी। तो जो पर्शियन लिटरेचर है वो फ्लरिश हुआ है दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे। देखिए जो दिल्ली सल्तनत है, वहाँ पे जो कोर्ट पोएट्स होते थे और कोर्ट लैंग्वेज जो होती थी वो पर्शियन होती थी, और वहाँ पे जो जितने भी टेक्स्ट लिखे जाते थे पोएट के द्वारा, वो जो टेक्स्ट थे वो सारे पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। सिर्फ बाबर का जो टेक्स्ट है वो टक्साई टर्क में लिखा गया है, जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी, और उसको भी बाद में जो अहमद खान घाना ने उनको पर्शियन में ट्रांसलेट कर लिया था। तो अब हम बात करेंगे पर्शियन लिटरेचर की, थोड़ा टू बी वेरी स्पेसिफिक समझेंगे। अगर हम कुछ बुक्स की भी बात करें इसमें, तो तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही,
ये लिखी है बरानी ने 14th सेंचुरी एडी के आसपास। अब ये है क्या? देखिए, अगर मैं नेशनल हिस्ट्री में ज़्यादा इन डेप्थ ना जाऊँ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो स्लेव डायनेस्टी और जो खिलजी डायनेस्टी है, वो इन पर्सन कभी हिमाचल नहीं आए, परंतु जो तुगलक डायनेस्टी है उसका हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आपने मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में सुना होगा। जो फिरोज शाह तुगलक थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। तो जो तारीख फिरोज शाही है जो बरानी ने लिखी है, ये कांगड़ा इन्वेजन पे लिखी है। कांगड़ा इन्वेजन बाय मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, उनके बारे में ये जो है ये टेक्स्ट लिखे गए हैं। और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है इन्वेड किया, किला जो इसका किला इन्वेड किया 1337 1300 इसके आसपास भी किया। तो उसके बाद हम दूसरे जो टेक्स्ट पे जाएंगे वो है बादर छाछ। बादर छाछ, तो इसमें जो ये टेक्स्ट लिखा है ये लिखा है बादर छाछ ने। ये बेसिकली टर्क्स इन्वेजन पे है। उसके बाद एक तारीख फरिश्ता, तारीख फरिश्ता जो फरिश्ता ने लिखी है, फरिश्ता एक कोर्ट पोएट थे। ये इन्होंने मुस्लिम इन्वेजन पे लिखी है। इंडिया में जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ ये उस पर लिखी है। उसके बाद जैसे आईन अकबरी है, अकबरनामा है, अबुल फजल ने लिखी है, या जो जहांगीरनामा है औरंगजेब की है, जो गुलबदन बेगम जिनकी बहन थी उन्होंने लिखी है। थोड़ा सा बता दूं कि जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी आपके कोर्ट पोएट या कोई और आपके लिए लिखेगा, आपकी जीवनी पर वो लिखेगा। परंतु जो ऑटोबायोग्राफी है वो इंसान या वो शासक, वो रूलर अपने ऊपर खुद लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो अकबरनामा है वो लिखा है अबुल फजल ने। ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है। इसके 3 वॉल्यूम्स है बेसिकली। वॉल्यूम 1 है जो बर्थ की बात करता है, वॉल्यूम 2 है जो रेन ऑफ अकबर की बात करता है, वॉल्यूम 3 है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर की बात करता है। तो ये सब कुछ इंक्लूड है इसमें इनके लिटरेचर में, जो पर्शियन लिटरेचर है। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं इफ इट विल बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्शियन लिटरेचर। फिर हम बात करेंगे खालसा लिटरेचर की। खालसा लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो खालसा जो है वो जो सिख गुरु है उनके जो कम्युनिटी है उसके बिहाफ पे ये है। तो 10 पूरे गुरु हुए, जैसे गुरु गोविंद सिंह है, अर्जुन देव है, इस तरह के 10 गुरु हुए, जिसमें कि जो 11वां गुरु जिसे माना गया वो आदि ग्रंथ है, जो उनकी एक टेक्स्ट है गुरु गोविंद साहिब, तो उनको माना गया है। और जो बचित्र नाटक है, ये प्रीलिम्स में पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। जो 10th सिख गुरु है, गुरु गोविंद सिंह, उनकी एक बायोग्राफी है बचित्र नाटक। अगर आप अर्जुन देव के बारे में भी आपने सुना होगा, जो 5th गुरु थे, जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है वो उनके निरीक्षण में उन्होंने बनवाया है। और ये ज़्यादा इसमें है नहीं, खालसा लिटरेचर में सिर्फ गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो है जिक्र है, इफ इट विल बी इन द इन हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो जलंधर तक आए थे। जलंधर उस टाइम पे जो था वो त्रिगर्त का पार्ट हुआ करता था। खैर, आज तो वो पंजाब में है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रैवल लॉग्स की। देखिए, अगर मैं आपको ट्रैवल लॉग्स के बारे में बताऊं तो आपने एक नाम याद रखना है और वो है ह्यून सांग। ये 10 साल तक भारत में रहे और जगह-जगह जाकर इन्होंने जो शासक के यहाँ है ये कोर्ट पोएट बनकर रहे और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे। ये चंबा भी आए थे और 635 ईडी के आसपास ये चंबा चंबा में भी रहे, 5 साल ये चंबा में रहे। एक दूसरे भी हैं और उनका नाम है फाहियान। एक्चुअल में ये एक फॉरेन ट्रैवलर हुआ करते थे जो जगह-जगह जा जाते थे और किस शासन ने का कैसा किस तरह का शासन है वो चलाया हुआ है। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म या उनका जितनी भी चीज़ें वो अपने उस पे दरबार में करते थे, वो सारी इन्होंने एक उसकी क्रोनोलॉजी वो ये अपने टेक्स्ट में लिख लेते थे। तो इनके टेक्स्ट में भी बहुत बार ज़िक्र है हिल स्टेट्स का है, स्पेसिफिकली चंबा का है, त्रिगर्त का है, उसके बाद कहलोर का है, जो आज की डेट में बिलासपुर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट जो बात हम करेंगे, वो बात हम करेंगे वंशावलीज़ की।
देखिए फ्रेंड्स, जो वंशावली है, वंशावली एक क्रोनोलॉजी है जो कि कुल पुरोहित जो प्रीस्ट होते हैं वो मेंटेन करते हैं किंग्स की। उसमें वो किंग्स के क्या डिसेंडेंट है, किस तरह का किंग्स का एडमिनिस्ट्रेशन है और कौन सा किंग ने कौन सी जो नए रूल्स है या कौन सी नई जो चीज़ें हैं वो जो इम्प्लीमेंट की है, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो वंशावली के अंडर आती है। और जो सबसे अच्छी जो हिस्ट्री लिखी गई है किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो वो चंबा पे लिखी गई है। चंबा की वंशावली जो है वो सबसे अच्छी लिखी गई है, सबसे अच्छे तरीके से मेंटेन की है। अगर आपने चंबा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, जैसे मारू मारू है, उसके बाद आदित्य वर्मन है, दिवाकर वर्मन है, बेरू वर्मन है, उसके बाद शाही वर्मन है, लक्ष्मण वर्मन है, भूषण वर्मन है, इस तरह से आगे प्रताप सिंह वर्मन है एंड सो ऑन आगे। इस तरह से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी चंबा की, तो चंबा की हिस्ट्री पर भी हम चंबा हिस्ट्री पर हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में एक बहुत अच्छा लेक्चर करने वाले हैं। और हम काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझेंगे कंसेप्चुअली एंड फैक्चुअली। तो वंशावली का सीधा सा मतलब ये है कि जो प्रीस्ट है, जो कुल पुरोहित होते हैं, वो मेंटेन क्या करते थे राजा की जो क्रोनोलॉजी है, उनके डिसेंडेंट है, एक पूरा जो खाका वो तैयार करते थे, वो वंशावली होती थी जिसे हम जीनोलॉजिकल रोल्स भी कह देते हैं। तो ये बात हुई वंशावलीज़ की। तो हमने ये क्वेश्चन मैंने अपने एंड पर पूरी कोशिश की है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट की है, जैसे मैंने बताया भी है कि हम बहुत बेसिक से और हम अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे ताकि कंसेप्चुअली और फैक्चुअली हम चीज़ों को समझ कर जाए। एक स्टोरी फॉर्मेट में हम हिस्ट्री को समझेंगे ताकि आप हिस्ट्री में सिर्फ़ आप हिस्ट्री रट कर ना जाएँ, आपका एक पर्सपेक्टिव भी बन जाए। अब मुझे जब मैं कभी हिस्ट्री के बारे में सोचता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है। तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेज़ेंटली आपको सीखने को मिलती है। अगर आपने हिस्ट्री बहुत सिंसियरली कभी पढ़ी है, तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी किसी रूलर का शासन कभी भी चला है, वो दिल्ली सल्तनत में चला है, वो चाहे मुगल में चला है। अब जब दिल्ली सल्तनत का जब शासन था तो उसके बाद शेरशाह सूरी का शासन 1540 में आ गया। 1540 से लेकर 1555 तक सुर एम्पायर का राज रहा। वो किस लिए रहा? वो इसलिए रहा क्योंकि जो बाद में जो रूलर्स आए वो काफ़ी वीक आए। वो काफ़ी वीक रूलर्स थे और उनकी जो यू नो उनकी जो इंटरवेंशंस होती थी या वो अटेंशन होती थी वो अपने उसको कोऑर्डिनेट करने की नहीं होती थी, अपने राज्यों को कोऑर्डिनेट करने की नहीं होती थी। वो उनका अलग ही अंदाज़ होता था, तो इसलिए ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कि इफ यू आर वीक देन अनदर पर्सन विल डोमिनेट ऑन यू। तो चीज़ों को सिर्फ़ जीतना ही नहीं है, उसको एक्वायर भी करना है। ये हिस्ट्री का एक सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और ये यहाँ से हमें चीज़ें सीखने को मिलती है कि जब जब कोई शासन बहुत वीक रहा होगा, तो किसी बाहरी ताकत ने या आस-पास के साम्राज्यों के शासक ने उस पर ज़रूर कब्ज़ा किया होगा। इसलिए यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम। तो ये था हमारा लेक्चर। अब हमारा जो सब्सिक्वेंटली हमारा जो अगला लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री पे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी रखिए, बुक लिस्ट थोड़ी अपनी लिमिटेड करिए और आप 10 किताबों को 10 बार ना पढ़ें, एक किताब को 10 बार पढ़ने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको किताबों में सीखने को मिलेगी, वो शायद ही कहीं सीखने को मिलेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज़ हियर टू मेक योर जर्नी मोर ईज़ियर एंड कन्वीनिएंट। थैंक यू।